हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ इन मैजिक टिप्स में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा के सोशल साइंस का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आप इस मैट्रिक का एग्जाम दे रहे हैं तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही आने वाली हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को मिल सके। सबसे पहले पैटर्न को समझ लीजिए। इस बार मैट्रिक के एग्जाम पेपर में सोशल साइंस में 1 से लेकर 80 तक के क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसके साथ साथ चार विकल्प दिए जाएंगे, जिनमें से केवल एक विकल्प सही होगा। आपके द्वारा चुने गए सही जवाबों में से केवल 80 प्रश्नों में से 40 प्रश्नों का उत्तर ओएमआर शीट में रंगना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लेते हैं। पहला सवाल है, पूछा गया है कि हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था। याद रखिएगा, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के संयुक्त रूप को ही हिंद चीन कहा जाता था। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी हिंद चीन में चीन एक ऐसा राष्ट्र है जो शामिल नहीं था। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 2 को देखिए कि वियना कांग्रेस कब हुआ था। दोस्तों याद रखिएगा, सन 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, लेकिन ये जो वियना कांग्रेस है ये सन 1815 ईस्वी में हुआ था। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन 3 को देखिए कि भारत में गद्दर पार्टी की स्थापना किसने किया था। याद रखिएगा, भारत में गद्दर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। एक और सवाल मैट्रिक के एग्जाम पेपर में पूछे जाते हैं कि लाला हरदयाल ने गद्दर पार्टी की स्थापना कब की थी, या भारत में गद्दर पार्टी की स्थापना कब की गई थी। तो ये की गई थी 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी। उसके बाद में है, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ था। तो दूसरे जो महायुद्ध हुआ था ये कब से कब तक हुआ था। तो सन 1939 लेकर सन 1945 ईस्वी तक द्वितीय महायुद्ध यानी दूसरा विश्व युद्ध हुआ था। तो इसमें यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए किया गया था। तो उस संस्था का नाम है यूरोपीय संघ। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 5 को देखिए कि नरोत्तम सिंहानु किस देश के शासक थे। याद रखिएगा, नरोत्तम सिंहानु जो है ये कंबोडिया देश के शासक थे, जो कि ऑप्शन ए में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 6 हमारा कहता है कि वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, वाष्प चलित इंजन की बात करें या भाप इंजन की बात करें या वाष्प इंजन की बात करें, प्रत्येक के आविष्कारक का नाम है जेम्स वाट, क्योंकि जेम्स वाट के द्वारा ही वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किया गया था। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 7 कहता है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी। याद रखिएगा, सन 1907 ईस्वी में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जमशेद जी के द्वारा जमशेदपुर में किया गया था। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन 8 को, गोल घर कहाँ स्थित है। उम्मीद है आप सभी इसका आंसर जरूर जानते होंगे। यदि जानते होंगे तो वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिख के चले आइए कि गोल घर कहाँ स्थित है। कोलकाता में है, पटना में है, दिल्ली में है, या डी में दिया गया गया में। हम आपका मुश्किल और आसान कर देते हैं। कोलकाता और गया बिल्कुल गलत जवाब है। ऑप्शन बी और सी में कंपैरिजन कीजिए और क्या आपको सही जवाब लगता है आप कमेंट बॉक्स में लिख के चले आइए। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 9 कहता है कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू किया था। तो दोस्तों, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू किया था। तो उस अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम है एफ.डी. रूजवेल्ट, जो कि ऑप्शन बी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, एफ.डी. रूजवेल्ट। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 10 को देखिए कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी। ये दोस्तों याद रखिएगा, सन 1804 ईस्वी की बात है जब नेपोलियन संहिता लागू की गई थी। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 11 में कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो दोस्तों, फ्रैंकफर्ट की जो संधि है वो सेडान का युद्ध 1871 में हुआ था, और सन 1870 में फ्रैंकफर्ट की संधि नहीं बल्कि सेडान का युद्ध हुआ था ऑस्ट्रिया और प्रूसिया के बीच। और उसी के बाद सन 1871 ईस्वी की बात है जब फ्रैंकफर्ट की संधि पे हस्ताक्षर की गई थी, फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। तो क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, 1871 ईस्वी में। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 12 को देखिए
कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स का जो जन्म है ये सन 1888 में जर्मनी प्रांत के मेघुआ नामक शहर में हुआ था। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 13 को देखिए कि सन 1991 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन सा अस्तित्व में आया था। तो सबसे पहला ऑप्शन कहता है WTO, जिसका पूरा नाम होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना सन 1995 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद में ऑप्शन बी में दिया गया गैट, और गैट ये 1948 ईस्वी में अस्तित्व में आया था। ऑप्शन सी में दिया गया नई आर्थिक नीति। यदि आप नई आर्थिक नीति लेनिन वाला जानते होंगे तो नई आर्थिक नीति की जो शुरुआत है ये सन 1921 ईस्वी में लेनिन के द्वारा की गई थी। लेकिन ये पे भारत में पूछा गया है, तो भारत में नई आर्थिक नीति की जो लागू किया गया था ये सन 1991 ईस्वी में लागू किया गया था। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, नई आर्थिक नीति। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 14 को देखिए कि इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो आर्थिक क्रियाओं में मत्स्य पालन संबंधित होता है, उत्खनन भी है और वन भी संबंधित है। ऑप्शन बी में दिया गया है बैंकिंग, लेकिन आर्थिक क्रियाओं में जो बैंकिंग है यह संबंधित नहीं है। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 15 को देखिए कि जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र है। तो यदि आपको ऐसे क्वेश्चनों का आंसर याद ना भी होगा ना, तो केवल एक जगह का नाम के द्वारा ही ऐसे क्वेश्चनों का सलूशन आप कर सकते हैं। देखिए जमशेदपुर किसको कहते हैं, तो जमशेदपुर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है। तो जमशेदपुर इस चारों के नामों के साथ जुड़ा हुआ है, तो जाहिर सी बात है इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो आयरन एंड स्टील कंपनी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, आयरन और स्टील कंपनी। और इसके बाद में अगला सवाल 16 कहता है कि प्रति व्यक्ति आय का आशय है। तो दोस्तों प्रति व्यक्ति आय का मतलब होता है राष्ट्रीय आय, जिसे हम लोग एनआई के नाम से जानते हैं, नेशनल इनकम। प्रति व्यक्ति आय का आशय किससे होता है, तो राष्ट्रीय आय से होता है। और इसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17 को देख लीजिए कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। तो दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद का मतलब भारत में जो पहला चुनाव हुआ था ये सन 1952 में हुआ था, और उसी वक्त राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन भी किया गया था। तो इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, सन 1952 ईस्वी में। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। उम्मीद है आप तमाम छात्रों को मालूम होगा कि अपना इंडियन अर्थात भारत का जो रुपया है, मुद्रा है, वो रुपया है। पाकिस्तान का भी रुपया है। उसके बाद में अमेरिकी मुद्रा की बात करें तो डॉलर है, और बांग्लादेश की मुद्रा की बात करें तो टका है, जो कि ऑप्शन डी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब टका यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 19 कहता है राष्ट्रीय आय का अर्थ है। तो दोस्तों राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम का जो अर्थ होता है ये उत्पादन के सभी साधनों के आय को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 20 को देखिए कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू किया गया था। याद रखिएगा भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून जो है ये सन 1986 ईस्वी में लागू किया गया था। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। और इसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 21 को देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन 21 कहता है भूमि विकास बैंकों के द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों भूमि विकास बैंकों के द्वारा लंबे समय के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। तो लंबे समय को हम लोग दीर्घकालीन बोलते हैं। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, दीर्घकालीन ऋण। और इसके बाद में क्वेश्चन 22 हमारा कहता है कि भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है। किसको नहीं मालूम होगा कि पूरे विश्व में भारत एक हमारा ऐसा देश है जहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। और इसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 23 को देखिए कि नागार्जुन सागर परियोजना संबंधित है, यानी नागार्जुन सागर जो परियोजना है एक किस नदी पे स्थित है। तो पहला ऑप्शन में दिया जाएगा सतलज नदी, कावेरी नदी, नर्मदा नदी, डी में दिया जाएगा कृष्णा नदी। तो दोस्तों रहेगा जहाँ पे नागार्जुन तो उसका संबंध होगा कृष्णा नदी से। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, कृष्णा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर
24 को देखिए कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था। यानी 26 दिसंबर 2004 ईस्वी की बात है, जब विश्व का पूरे दुनिया का कौन ऐसा हिस्सा था जो भयंकर सुनामी की चपेट में आ गया था। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी। एक और सवाल पूछे जाते हैं कि भारत में अब तक का सबसे विनाशकारी भूकंप कब आया था। तो सन 1934 ईस्वी में आया था, जिसमें जमीनें फट गई थी, दरारें पड़ गई थी और काफी ही ज्यादा मात्रा में बालू जमीन पर आ गए थे। काफी लोग बेघर हो गए थे, काफी लोग काल के गाल में भी समा गए थे, अर्थात मर चुके थे। उसके बाद में क्वेश्चन 25 कहता है, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है। दोस्तों, सामान्य संचार व्यवस्था यदि बाधित हो जाती है, उसका मेन रीजन, मुख्य रीजन जो है वो क्या होता है। पहला उसमें दिया जाता है केबलों का टूट जाना। तो जाहिर सी बात है, केबल यानी तार, केबल का जो तार है वो टूट जाएगा तो संचार व्यवस्था में बाधा उत्पन्न होगा। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 26 को देखिए कि बाढ़ क्षति पहुंचाती है। तो दोस्तों, बाढ़ से फसलों को भी क्षति पहुंचती है, पशु भी मर जाते हैं, भवन भी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से सभी। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। कई बार मैट्रिक के एग्जाम पेपर में ऑप्शन डी में दिया जाता है इनमें से कोई नहीं और बाढ़ से क्षति पहुंचती है, या ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि बाढ़ से सबसे ज्यादा हानि किसे पहुंचती है। तो वैसे स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब केवल फसल हो जाएगा, क्योंकि जर्रा बराबर भी यदि बाढ़ आ जाता है तो और कुछ का पशु मरे या नहीं मरे, भवन क्षतिग्रस्त हो या नहीं हो, लेकिन फसल को सबसे ज्यादा हानि पहुंचती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 27 को देखिए कि स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। तो दोस्तों, स्वर्णिम चतुर्भुज जो है वो सड़क मार्ग से संबंधित है और ये स्वर्णिम चतुर्भुज जैसे महाराष्ट्र हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ये दिल्ली हो गया, ये सभी को जोड़ता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, सड़क मार्ग का जो संबंध है वो स्वर्णिम चतुर्भुज से है। और इसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 28 हमारा कहता है कि बाढ़ के समय लोगों को कहाँ जाना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, बाढ़ के समय तमाम लोगों को गांव से बाहर ऊंचे भूमि वाले स्थान पे जाना चाहिए। तो गांव से बाहर क्वेश्चन का सही जवाब नहीं होगा, खेत में ये भी गलत हो जाएगा, कहीं नहीं ये भी गलत हो जाएगा। ऊंचे भूमि वाले स्थान पे जाकर आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। और इसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 29 को देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। पहला ऑप्शन चलिएगा तो दिया गया है भारतीय जनता पार्टी, जिसे हम लोग बीजेपी के नाम से जानते हैं। तो ये नेशनल पार्टी है, यानी राष्ट्रीय पार्टी है। ऑप्शन बी में दिया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना सन 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। तो ये भी नेशनल पार्टी है, अर्थात ये भी राष्ट्रीय पार्टी है। ऑप्शन डी में दिया गया भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ये भी नेशनल पार्टी है, यानी ये भी राष्ट्रीय दल है। लेकिन ऑप्शन सी में दिया गया है कि जनता दल यूनाइटेड, जिसे हम लोग शॉर्टकट में जेडीयू के नाम से जानते हैं, जनता दल यूनाइटेड, जो नीतीश कुमार की पार्टी है और इसकी स्थापना सन 1999 ईस्वी में की गई थी। तो यह एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल है जो कि ऑप्शन सी में है। अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, जनता दल यूनाइटेड। उसके बाद में अगला सवाल उसमें 30 को देखिए कि पंचायत में चुनाव कौन करवाता है। तो दोस्तों, पंचायत में जो चुनाव है वो कौन करवाता है, केंद्र सरकार करवाता है या जिला परिषद करवाता है, राज्य चुनाव आयोग कराता है या राज्य सरकार कराता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, राज्य चुनाव आयोग के द्वारा ही पंचायत में चुनाव किए जाते हैं। जैसे मुखिया का चुनाव, समिति, वार्ड सदस्य, जिला परिषद के साथ साथ जितने भी सरपंच पंच का जो चुनाव किया जाता है, ये सभी के सभी चुनाव कराने का कार्य जो है वो राज्य चुनाव का होता है। उसके बाद में यदि बोला जाएगा कि केंद्र की चुनाव कौन सा करवाता है या राज्य सरकार का गठन कौन करवाता है, तो वहां पे निर्वाचन आयोग हो जाएगा, यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 31 को देखिए कि भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। पहला ऑप्शन बिहार से, तो बिल्कुल गलत है। उत्तर प्रदेश, यूपी से, पंजाब से या राजस्थान से। तो दोस्तों, भारत में पंचायती राज संस्था की जो शुरुआत है वो सबसे पहले राजस्थान से हुई थी, जो कि ऑप्शन डी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 32 को देखिए कि भारतीय राजनीति में 1975 ईस्वी को किस लिए जाना जाता है। मैट्रिक एग्जाम पेपर में बहुत ही बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि वर्ष 1975 को भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है, क्योंकि इस वर्ष आम चुनाव हुए थे
या इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, या देश में आंतरिक आपातकाल लागू किया गया था, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाता है। यही है वो सन 1975 ईस्वी, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा पूरे देश भर में आंतरिक आपातकाल को लागू किया गया था। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 33 को देख लीजिए। क्वेश्चन 33 कहता है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया था। याद रखिएगा, ताड़ी विरोधी जो आंदोलन है वो आंध्र प्रदेश के प्रांत से शुरू हुआ था। ताड़ी विरोधी आंदोलन में तमाम आंध्र प्रदेश की महिलाएं भाग ली थी और अपने आस पड़ोस के मदिरा की बिक्री पर पाबंदी की मांग कर रहे थे। उनका यह विरोध प्रदर्शन काफी ही हद तक सफल रहा, जिसके कारण उसे स्थानीय निकाय में आरक्षण भी प्राप्त हुआ था। उसके बाद में क्वेश्चन 34 कहता है धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है। दोस्तों, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार सांप्रदायिक मानता है। एक और सवाल मैट्रिक के एग्जाम पेपर में 2 नंबर में पूछे जाते हैं कि सांप्रदायिकता क्या होता है या सांप्रदायिकता का अर्थ क्या है। तो आसान भाषा में आंसर लिखिएगा, जब एक ही जाति और धर्म के लोग दूसरे जाति एवं धर्म के लोगों को अपने से हीन मानने लगते हैं, उसे ही सांप्रदायिकता कहते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन 35 कहता है कि सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके मैट्रिक एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, सत्ता में साझेदारी इसलिए सही है क्योंकि ये विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। सत्ता में इसलिए साझेदारी सही है क्योंकि ये अलग अलग समुदायों के बीच में टकराव को कम करती है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 को देखिए कि नेपाल में शब्द दलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है। दोस्तों, नेपाल में शब्द दलीय गठबंधन का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है। तो उसमें 36 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, लोकतंत्र की स्थापना करना। यहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना सन 2006 में हुई थी। एक और सवाल पूछे जाते हैं नेपाल में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है, तो हो जाएगा प्रतिनिधियात्मक। उसके बाद में कुछ 37 को देखिए। कुछ 37 कहता है कि भारत में इन राज्यों में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो देखिए, कोयला का जो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है वो खास करके छत्तीसगढ़ में होता है। लेकिन आप जितने भी मॉडल पेपर, जितने भी बुक का सोल्यूशन आप याद किए होंगे तो उसमें झारखंड याद किए होंगे। तो झारखंड से भी ज्यादा मात्रा में छत्तीसगढ़ में कोयले का उत्पादन होता है। लेकिन फिलहाल क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, झारखंड। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 38 को देखिए कि सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य कौन सा है। यानी सौर ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए भारत का सबसे उत्तम जो राज्य है वो कौन सा है, तो राजस्थान है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, राजस्थान। उसके बाद में क्वेश्चन 39 को देखिए कि बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है। यानी बिहार की कौन सी नदी घाटी परियोजना है जो सबसे पहले नदी घाटी परियोजना उस पर हुआ था। तो पहला ऑप्शन गंडक नदी घाटी परियोजना, कोसी नदी घाटी परियोजना, सी में दिया जाता है बागमती परियोजना, ऑप्शन डी में दिया जाता है सोन नदी घाटी परियोजना। याद रखिएगा, बिहार की जो प्रथम नदी घाटी परियोजना है वह है सोन नदी घाटी परियोजना। एक और सवाल मैट्रिक एग्जाम पेपर में पूछे जाते हैं कि वह कौन ऐसा नदी है जहां पे अभी तक परियोजना नहीं हुआ है। तो वैसी स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब पुनपुन नदी हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 40 को देख लीजिए। क्वेश्चन 40 कहता है कि सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है। तो दोस्तों, सुंदरवन टाइगर रिजर्व यह एक उद्यान का नाम है, चिड़ियाघर का नाम है, जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। तो हालांकि वीडियो लंबी ना हो, जिस कारण मैं इस वीडियो सीरीज में 1 से लेकर केवल 40 तक का ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर पाया हूँ। आगे आने वाली पार्ट में आप सभी को देखने को मिलेगा क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 80 तक के इस प्रकार से तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सॉल्यूशन, जो कि मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ही इंपोर्टेंट है। उम्मीद है आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे ही 10वीं कक्षा का आने वाली हर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए तमाम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो सबसे पहले देख सके। जितने भी छात्र एवं छात्राएं चाहते हैं 10वीं कक्षा का सभी सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चनों का आंसर मॉडल पेपर आंसर के साथ डाउनलोड करना, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
मैथ इन मैजिक टिप्स का ऑफिशियली मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दे दिया गया है, या questionforexam.com वेबसाइट के माध्यम से भी आप जाकर तमाम पीडीएफ को आसानी तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में बिहार बोर्ड के लेटेस्ट मॉडल पेपर के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए आप तमाम छात्रों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।